सर, वो लड़की जो आपकी सेक्रेटरी बनकर असल में आपको कत्ल करने के इरादे से आई है। 4 महीने पहले आपने जिस गद्दार को मारा था, वो उसकी छोटी बहन है। मैनेजर की बात पर आर्यमन खुराना सिगरेट का गहरा कच लेते हुए गहराई से मुस्कुराया और गिलास के पार उस नाजुक कम उम्र लड़की को देखा। अब क्या हुक्म है सर? कहो तो अभी ख़त्म कर दूं उसे। लड़की के बारे में पूछने पर आर्यमन ने ना में सर हिलाया। नहीं, ये दुश्मनी कुछ पर्सनल हो गई है। ये नाजुक सी लड़की मुझे शिकार करने आई थी, पर अब खुद शिकार हो गई। मदहोश शब्दों में कहते हुए वो आंखें बंद कर गया, क्योंकि वो उस लड़की के इरादों से पहले दिन ही भली भांति परिचित हो चुका था। वो मासूम लड़की उसके दिल को भा गई थी। मुझे मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है सर, अनुषा ने बेबसी से कहा और मैनेजर ने एक नज़र उसे दोबारा देखा। वो कहीं से भी ज़रूरतमंद नहीं लग रही थी। पहले कहाँ नौकरी की है आपने? मैनेजर ने एक बार फिर सवाल किया तो वो बुरी तरह हड़बड़ा गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। गले में पड़ा दुपट्टा उंगलियों पर बुरी तरह लपेटने लगी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए थूक निगलते हुए जल्दी से बोली, सर, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पापा जब तक जिंदा थे तब तक हमें पैसों की कोई तंगी नहीं थी। उसने नए इरादों के साथ एक और झूठ बोल दिया। लेकिन बेटा, आपकी डिग्री फाइन आर्ट्स है और ये एक मल्टीनेशनल फर्म है। हम आपको यहाँ कैसे रख सकते हैं? आपकी डिग्री और ये पोस्ट दोनों अलग अलग हैं। मैनेजर ने उसे नरमी से समझाया और नौकरी देने से इनकार करते हुए उसकी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मुझे ये नौकरी चाहिए हर हाल में। मेरे हिसाब से तो आप रिजेक्ट हैं, लेकिन मैं आपकी मुलाकात अपने बॉस से करवा देता हूँ। क्या पता वो आपको अपॉइंट कर ही लें। आपकी बेबसी और मजबूरी को देखते हुए मेरा भी दिल आपको रिजेक्ट करने का नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, आपकी डिग्री को देखते हुए मुझे आपको रिजेक्ट करना पड़ा। फिलहाल तो मैं आपके लिए कोई रास्ता निकालता हूँ, अपने बॉस से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। मैनेजर ने उसकी बेबसी को देखते हुए नरमी से कहा और वो जल्दी से सिर हिला गई। इस वक्त अनुषा को बस इसी मौके की तलाश थी। मैनेजर ने उसे अगले दिन 12 बजे का समय दिया था और वो सिर हिलाते हुई ऑफिस से निकल गई। अगले दिन अनुषा तय समय पर ऑफिस की लॉबी में वेट कर रही थी। उसे बेसब्री से बॉस का इंतजार था। वो देखना चाहती थी आखिर ये बॉस दिखता कैसा है। तभी वो बेचैनी से अपने पांव हिला रही थी। उस वक्त अनुषा ब्लू जीन्स पर वाइट टॉप में गले में स्कार्फ डाले हुए बैठी थी। अपने लंबे रेशमी बालों को उसने एक ब्लैक कलर के क्लिप से आधा जकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में थी, लेकिन कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये उस लड़की को नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि उसका रहन सहन, उसकी अमीरी का अंदाज ही उसका मुंह बोलता सबूत था। उसे अभी बैठे हुए आधा घंटा ही हुआ था जब मैनेजर वहां पर आया। बेटा, आज तो सर से मुलाकात मुश्किल है, उसने नरमी से समझाते हुए कहा और अनुषा का चेहरा उतर गया। सर, क्या बिल्कुल भी चांस नहीं? मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ, अनुषा ने मायूसी से कहा। हाँ बेटा, वो 1 हफ्ते बाद आए हैं, इसलिए मीटिंग और काम में लगे हुए हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो शाम तक वेट कर लो। जैसे ही उनका थोड़ा वक्त फ्री हुआ तो मैं तुम्हें उनसे तुरंत मिलवा दूंगा। अनुषा का उतरा हुआ चेहरा उन्हें दुख दे गया था, तो वो तुरंत बोले। पता नहीं क्यों ये लड़की मैनेजर को अपनी बेटी जैसी लग रही थी। अनुषा मैनेजर की बात पर सिर हिलाती हुई फिर से सोफे पर बैठ गई। फिर घंटे पर घंटे गुजरने लगे, लेकिन उसका बुलावा नहीं आया। अनुषा थककर करीब 4 बजे उठी जब उसने ऑफिस रूम से मर्दों की एक टोली को बाहर आते देखा। उन्हें एक बेहद शानदार और रौबदार पर्सनालिटी लीड कर रही थी। उसने सीधे हाथ की एक उंगली उठाई हुई थी और कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जिन्हें साथ साथ चलता एक लड़का टाइप कर रहा था। पीछे चलते सूट बूट में टाइप करता वो लड़का उस जादू भरी पर्सनालिटी से एक कदम पीछे पीछे चल रहा था। उसके साथ कई और आदमी भी थे। इन सब के बीच उसकी कदकाठी और पर्सनालिटी दूर से ही अपनी छाप छोड़ रही थी। उसका अंदाज किसी कमांडर जैसा था। अनुषा कुछ पल के लिए उसे देखती रह गई। एक पल के लिए वो रुका, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसके पीछे चलती पूरी टोली भी रुक गई। उसने उनमें से 2-4 बातें की और सबको जाने के लिए कह दिया। फिर साथ खड़े लड़के से कुछ और टाइप करने के लिए कहा। वो इधर उधर से बेखबर अपने काम में बिजी था और अनुषा बस उसे देखती रह गई। तभी मैनेजर की नज़र उस पर पड़ी और वो हैरान रह गया कि ये लड़की अब तक बैठी हुई है। वो तुरंत आर्यमन खुराना की तरफ झुका और मैनेजर ने आर्यमन खुराना के कान में धीरे से कुछ कहा। मैनेजर के इशारे पर आर्यमन ने एक नज़र अनुषा की ओर डाली, फिर मैनेजर से कुछ कहकर लिफ्ट की ओर बढ़ गया।
तभी खुश होकर लगभग दौड़ता हुआ मैनेजर अनुषा के पास आया। जल्दी आओ बेटी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए सर से टाइम लिया है। मैनेजर की बात सुनकर अनुषा तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो गई और न जाने क्यों अपना स्कार्फ गले में ठीक करने लगी। फिर मैनेजर के साथ आगे बढ़ गई। मैनेजर उसे साथ लेकर उसी फ्लोर पर आया और बॉस के दरवाजे को धीरे से नॉक कर दिया। यस की आवाज़ के साथ मैनेजर उसे लेकर अंदर चला गया। जी बोलिए, आर्यमन खुराना ने सख्त लहजे में सवाल किया। सर, ये बच्ची, मेरा मतलब है ये मैडम कल आई थी, इन्हें जॉब की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि इनका मेजर फाइन आर्ट्स है तो हमारे क्राइटेरिया पर ये पूरी नहीं उतरती, सो इसीलिए मैंने इन्हें रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन ये विनती कर रही थी कि इन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं इन्हें डायरेक्ट आपसे मिलवाने लाया हूँ। मैनेजर ने उसके ठंडे भाव देखते हुए बहुत ही छोटे में अपनी बात पूरी कर दी। जब आपको जॉब के लिए मना कर दिया, फिर जिद का क्या मतलब बनता है? आर्यमन ने सीधा उसी से पूछा। वो नाजुक सी लड़की उसके सीधे सवाल पर बुरी तरह घबरा गई। वो सर, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, अनुषा ने सूखते होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। कहीं और ट्राई कीजिए, आर्यमन खुराना ने ठंडे शब्दों में उसे कहा। अनुषा के अरमानों पर जैसे ओस पड़ गई, लेकिन अगर आज भी वो हिम्मत हार जाती तो सब कुछ ही हार जाती। मैं सुबह 9 बजे से इंतजार कर रही थी। अगर आपको इनकार ही करना था तो पहले ही बता देते, अनुषा ने अपनी आंखों में आई नमी को रोकते हुए धीमे शब्दों में कहा। उसके ऐसे शिकवा करने पर आर्यमन खुराना और मैनेजर दोनों ने एक नज़र उसे देखा। मैनेजर की आंखों में हमदर्दी थी, जबकि आर्यमन खुराना उसकी हिम्मत पर उसे सिर से पांव तक देखता चला गया। कुछ तो था उस लड़की में जो अचानक उसके मन को बुरी तरह खटक गया था। मैंने तो नहीं कहा था आपको कि आप इंतजार करें, आर्यमन ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाते हुए बड़े ही सुकून से कहा। आप मेरे गरीब होने का मजाक उड़ा रहे हैं, अनुषा ने सिसकते हुए कहा। उसके इस ड्रामे पर आर्यमन ने गहरी सांस ली। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसके सामने जिद लगाकर खड़ी हो गई थी, वरना तो वो एक पल में ही सामने वाले को जलील करके रख देता। ये लड़की शायद काफ़ी देर तक डटी रहने वाली थी, लेकिन जो ड्रामा वो कर रही थी उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसे यह एहसास नहीं था कि वो कहीं से भी गरीब नहीं लग रही थी। हाथों में लेटेस्ट आईफोन, कानों में हीरे के टॉप्स और ऊपर से महंगे ब्रांड की ड्रेस। मेहरा साहब, कल 9 बजे का टाइम दे दें, इसे मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट कर लें। आर्यमन ने अनुषा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए मेहरा साहब से कहा। अनुषा पहली बार उन आंखों के हाव भाव देखकर बुरी तरह हड़बड़ा गई। उन आंखों में कितना गुस्सा था, जैसे वो उसे परख रही हों, कुछ खोज रही हों। वो जल्दी से अपनी नज़रें झुका गई। थैंक यू कहते हुए वो खुशी खुशी दफ्तर से बाहर निकल आई। मेहरा साहब, आपके पास 2 दिन है, मुझे इस लड़की की तमाम डिटेल्स अपनी टेबल पर चाहिए, आर्यमन ने सपाट शब्दों में कहा और मेहरा साहब ने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन वो तय समय पर ऑफिस में थी। मेहरा साहब ने ही उसे वो टेबल दिखाई थी जो आर्यमन की पुरानी असिस्टेंट की थी। वैसे भी उसे कुछ महीनों की छुट्टी चाहिए थी, क्योंकि अगले महीने उसकी डिलीवरी थी। जो छुट्टी उसे 15 दिन बाद लेनी थी, अनुषा के आने से आर्यमन ने अपनी पुरानी असिस्टेंट को वो छुट्टी 15 दिन पहले ही दे दी थी। वैसे तो असिस्टेंट का कमरा अलग था, लेकिन आर्यमन को हर पल मीटिंग के शेड्यूल और बाकी कामों के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत होती थी। इसीलिए पिछली असिस्टेंट ने उसके ऑफिस में ही दाईं तरफ अपनी एक छोटी सी टेबल लगाई हुई थी, लेकिन फिलहाल उसने अनुषा को अपने कमरे में नहीं बिठाया था। काउंटर टेबल पर वो बॉस के ऑफिस की लॉबी में बैठी थी। उसके बिल्कुल सामने कांच की एक दीवार थी। वो नहीं जानती थी कि उस कांच के पीछे से बॉस उसे देख सकते हैं या नहीं, इसीलिए वो थोड़ी कंफ्यूज सी बैठी थी। आज वो लाइट पिंक शॉर्ट कुर्ती और वाइट जीन्स में थी, हमेशा की तरह स्कार्फ को गले में स्टाइल से लपेटे हुए और अपने लंबे सिल्की बालों को एक बन में बांधे हुए थी। कुछ कटी हुई आवारा लटें उसके चेहरे के दोनों तरफ झूल रही थीं। जब भी वो कंफ्यूज होती तो बार बार उन्हें कान के पीछे कर लेती, लेकिन बाल इतने ज़्यादा सिल्की थे कि वो वहाँ टिकते ही नहीं थे। अगले ही पल में लटें फिर से उसके कानों के पीछे से निकलकर उसके साफ गुलाबी गालों को छूने लगती। दफ्तर में वो सबसे कम उम्र की लग रही थी। उसके चेहरे से ये साफ झलक रहा था, क्योंकि वो हर आने जाने वाले को हैरानी से देख रही थी। यहाँ सब लोग ही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, बस वही एक कन्फ्यूज और परेशान सी बैठी थी। उसकी जानकारी में बॉस अभी तक नहीं आए थे। अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए उसने सामने रखी पेन और एक पेपर को उठा लिया। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो उसने भी खुद को किसी काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश की।
ताकि सबको लगे कि वो भी काम जानती है। उसने पेपर पर कई आड़ी तिरछी तस्वीरें खींची और स्केच बनाने लगी। उस वक्त वो पहाड़ों के बीच खड़ी एक उदास लड़की का स्केच बना रही थी। स्केच अभी पूरा होने ही वाला था कि किसी ने उसकी टेबल को धीरे से उंगलियों से बजाकर उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। आपका काम ख़त्म हो गया हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी कि मेरा शेड्यूल लेकर मेरे ऑफिस में आ जाएं। ये आर्यमन खुराना था, ठंडे और सपाट भाव के साथ। अनुषा ऐसे ही दंग की दंग बैठी रह गई थी। उसके होश जैसे ख़त्म हो चुके थे। वो कुर्सी से उसके सम्मान में उठ भी न सकी। वो जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़ा और बोला, और ये ऑफिस का फ़ोन जब भी बजे तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसे उठाएं। आर्यमन ने गुस्से से कहा, और तब उसे याद आया कि 2 मिनट पहले फ़ोन काफ़ी देर तक बजा था, जिसे वो इग्नोर कर गई थी क्योंकि उसके हिसाब से तो बॉस आए ही नहीं थे। जबकि आर्यमन आज सुबह 7 बजे ही ऑफिस आ गया था। उसे कुछ ज़रूरी काम था और कुछ वकीलों से मिलना था। 8:30 बजे उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी तो वो ऑफिस के अंदर बने अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने चला गया था। उसके बाद 10 बजे उसने अपना काम शुरू किया तो सबसे पहले कॉल की थी जो अटेंड नहीं हुई। उसकी असिस्टेंट इतनी लापरवाह तो नहीं थी। वो गुस्से में ऑफिस से बाहर आया तो अनुषा को देखकर उसे याद आया कि उसकी पीए अब बदल चुकी है। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन ये क्या, ये लड़की इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बैठकर पेंटिंग बना रही थी और अपने ही बॉस के काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन पेंटिंग पर बने मंजर को देखकर वो एकदम से ठटक कर रह गया और फिर बड़े ही सब्र से बात करके वापस मुड़ गया। अब वो उस लड़की के आने का इंतजार कर रहा था जिसे आज का शेड्यूल देना था। अगले 5 मिनट में वो दरवाज़ा नॉक करती उसकी इजाज़त से उसके ऑफिस में खड़ी थी। आर्यमन खुराना ने नज़र भरकर उसे देखा। वो एक खूबसूरत सी लड़की थी, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कम उम्र की थी, शायद 20 या 21 साल, यानी पढ़ाई करते करते ही नौकरी शुरू कर दी थी। फाइन आर्ट्स पढ़ते पढ़ते ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि वो यूँ उसकी कंपनी में जिद करके नौकरी कर रही थी। उसने नज़रें फेर लीं क्योंकि उसका यूँ देखना उस लड़की को बुरी तरह बौखला रहा था। मिस अनुषा, रिलैक्स। जब एक बार फिर फाइल उसके हाथ से गिर गई तो आर्यमन को मजबूरन कहना ही पड़ा, मैं तो सर रिलैक्स हूँ। अनुषा ने टूटे फूटे शब्दों में खुद को संभालते हुए कहा और आर्यमन उसे देखता रह गया। वो 30 साल के एक नौजवान को चकमा देना चाह रही थी, जबकि उसके उड़े हुए चेहरे का रंग सब कुछ साफ जाहिर कर रहा था। हाँ, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, आर्यमन धीरे से बड़बड़ाया। अनुषा ने मुश्किल से 5 मिनट बाद एक डायरी खोली और उसे उनका प्लान बताने लगी जो मेहरा साहब ने उसे समझाया था। लेकिन वो फिर भी अटक अटक कर बोल रही थी, जैसे उसे खुद ही पता ना हो कि वो क्या कह रही है। आर्यमन इससे ज़्यादा सब्र नहीं दिखा सकता था। कुछ आता जाता नहीं है और नौकरी की ऐसी जिद कर रही थी जैसे सब आता हो तुम्हें। आर्यमन के दहाड़ने पर वो अपनी जगह से एकदम बुरी तरह उछल पड़ी और उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें पानी से भर गईं। उसे रोता देखकर आर्यमन कुर्सी पकड़कर बैठ गया। ये कैसी मुसीबत है यार। अनुषा को चुप करवाने की उसने कोशिश नहीं की थी, बस खामोशी से उसके सामने टिश्यू पेपर रखता जा रहा था। अब जाओ यहाँ से और एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। आर्यमन ने उसके आंसू पोंछते देखा तो अपने अंदाज को थोड़ा नरम कर लिया। लेकिन सर, मुझे तो कॉफ़ी बनानी नहीं आती, अनुषा ने भीगी पलकों को झपकाते हुए कहा। ओह गॉड, यहाँ तक लेकर तो आ सकती हो ना, या फिर तुम्हें चलना भी नहीं आता, आर्यमन ने बेबसी से कहा। वो जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी, लेकिन उसके आखिरी सवाल का मतलब समझते ही सिर नामे हिलाने लगी। सर को दाएं बाएं हिलाना बंद करो, गर्दन में मोच आ जाएगी। आप जाओ और कॉफ़ी लेकर आओ। जी सर, ठीक है। लेकिन कहाँ से लानी है सर? अनुषा के सवाल पर आर्यमन का दिल किया कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे। अब उसके ये हाल हो गए थे कि वो इस ऑफिस का मालिक आर्यमन खुराना, जो करोड़ों की डील करता था, उस लड़की को काम सिखाएगा। वो जो हमेशा उसे सिर्फ ऑर्डर देता था, बाहर जाएं और कैफ़े का पता करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कॉफ़ी कहाँ से लानी है। अनुषा ने हैरानी से उस खड़ूस की शक्ल देखी और तुरंत खड़ी हो गई। वो जल्दी से आर्यमन के ऑफिस से बाहर निकल जाना चाहती थी क्योंकि अब उसी में उसकी भलाई थी। थोड़ी देर के बाद अनुषा फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार भगवान की कृपा से उसने बिना हाथ जलाए जल्दी से कॉफ़ी ढंग से टेबल पर रख दी और दूसरी तरफ खड़ी हो गई। उसने जल्दी से सिर झुका लिया और दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर ऐसे मासूम बनकर खड़ी थी जैसे उससे ज़्यादा मासूम इस दुनिया में कोई ना हो। क्या मतलब है?
आर्यमन ने लैपटॉप की ओर देखा। वो सर, मेरी तनख्वाह क्या होगी? अनुषा के सवाल पर और जिस तरह बात करते हुए उसकी पलकें बार बार कांप रही थीं और उठ रही थीं, आर्यमन को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अजीब लड़की थी। नौकरी के बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है इसमें। ऑफिस के मालिक से तनख्वाह पूछ रही थी। हालांकि अगर 2 दिन उसका काम ऑफिस वालों को समझ आता तो HR डिपार्टमेंट खुद उसकी सैलरी बढ़ा देते। आर्यमन ने सुकून की सांस ली और पीछे टेक लगा दी और फुर्सत से उनकी सारी बातों को गौर से देखा। आप ही बताइए, वैसे भी आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितना काम आपको पता है उस हिसाब से आपकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए, जरा बताइए मुझे। आर्यमन के तंज पर वो बुरी तरह हड़बड़ा गई। मैं सीख जाऊंगी सर, अनुषा ने सिर झुकाकर कहा। और वो दिन कब आएगा? आप जानती भी हैं ना, जिस नाजुक पोस्ट पर आप काम कर रही हैं आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। आर्यमन की बात पर अनुषा का रंग जड़ हो गया। तो क्या आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? अनुषा के शब्दों की नरमी पर आर्यमन के दिल ने उसे भीतर ही भीतर डांट लगाई। क्या जरूरत है उस मासूम लड़की को रुलाने की? आप बाहर जाएं और काम सीख लें, उसने उल्टा जवाब दिया और अनुषा मरे मरे कदमों से बाहर निकल गई। अनुषा मरे मरे कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई। उसकी आंखें अभी भी हल्की हल्की भरी हुई थीं। वो अपनी टेबल तक पहुंची और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। सामने रखी डायरी को खोला पर अक्षर जैसे धुंधले दिखाई दे रहे थे। उसने जल्दी से आंखें झपकाईं और एक गहरी सांस ली। रोने नहीं आई हूँ यहाँ पर, काम करने आई हूँ, उसने खुद से धीरे से कहा। उसने फाइलें उठाई और मेहरा साहब की टेबल की तरफ बढ़ गई। सर, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए कि शेड्यूल कैसे बनाते हैं, उसने धीमे स्वर में कहा। मेहरा साहब ने उसकी उदासी भरी आंखें देखीं तो नरमी से मुस्कुरा दिए। आओ बेटा बैठो, मैं बताता हूँ। करीब आधे घंटे तक वो उसे हर छोटी बड़ी बात समझाते रहे। मीटिंग्स का टाइम, क्लाइंट्स कॉल, रिकॉर्ड्स और कौन कौन सी फाइल कब वो आर्यमन तक पहुँचानी है। अनुषा ध्यान से सब सुनती रही और जल्दी जल्दी नोट्स भी बनाती रही। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट थोड़ी कम थी, बल्कि एक जिद सी दिखाई दे रही थी। उधर अपने ऑफिस में बैठे आर्यमन खुराना लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर की ओर जा रहा था। कांच की दीवार के पार से अनुषा मेहरा साहब के साथ बैठी दिखाई दे रही थी। वो कुछ समझ रही थी, कुछ लिख रही थी और बीच बीच में सिर हिलाकर जी सर कह रही थी। आर्यमन ने हल्की सी भौं सिकोड़ ली। अजीब लड़की है, वो धीरे से बुदबुदाया। कुछ देर के बाद मेहरा साहब उठकर चले गए और अनुषा अपनी टेबल पर आकर वापस बैठ गई। उसने डायरी खोली और आर्यमन का शेड्यूल साफ साफ लिखना शुरू कर दिया। इस बार उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थीं। करीब 10 मिनट के बाद वो डायरी लेकर धीरे धीरे आर्यमन के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंची। उसने जल्दी से नॉक किया। कम इन। अनुषा अंदर आई और चुपचाप डायरी उसकी टेबल पर रख दी। सर, आपका आज का शेड्यूल, उसने धीरे से कहा तो आर्यमन ने डायरी उठाई और ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, कम से कम लिखावट तो साफ है तुम्हारी। अनुषा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये तारीफ थी या फिर तंज था। आर्यमन ने डायरी बंद की और उसकी तरफ देखा। लगता है थोड़ी मेहनत की है आपने। अनुषा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। अब आप जा सकती हैं। उसके बाद वो दोबारा ऑफिस में नहीं गई, जबकि मेहरा साहब कुछ देर के बाद आर्यमन के ऑफिस में आ जा रहे थे। शाम 4 बजे बाकी सबकी तरह वो भी अपने घर को रवाना हो गई। आज भी वो खामोशी से टेबल पर बैठी काम का इंतजार कर रही थी। बाकी सब अपने अपने कामों में बिजी थे। ये कैसा बॉस है जिसे अपनी सेक्रेटरी की ही जरूरत नहीं? अनुषा ने सोचा और गहरी सांस ली कि तभी उसका लैंडलाइन बजा, जिसे उसने घूर कर देखा। शीशे के पार बैठे इंसान ने भी घूर कर उसे देखने पर मजबूर कर ही दिया था। मजबूरन अनुषा को कॉल पिक करनी पड़ी। यस, अनुषा की मध्यम सी आवाज़ आर्यमन के बहुत करीब से उभरी। कॉफ़ी लेकर आए मेरे लिए, आर्यमन ने गंभीर शब्दों में कहा तो वो अपना सिर हाँ में हिला गई। मुंह से जवाब नहीं दिया, जैसे वो जानती हो कि वो उसे देख रहा है, लेकिन वो जानती ही तो नहीं थी। आर्यमन उसकी इस हरकत पर धीरे से मुस्कुरा दिया। कितनी देर लगेगी? आर्यमन के सवाल पर वो तुरंत उठी। अभी अभी लेकर आती हूँ, जल्दी से कहती हुई उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया और आर्यमन ने घूर कर फ़ोन को देखा, फिर उस बावली लड़की को देखा और लैपटॉप की तरफ झुक गया। 3 बज रहे थे जब खामोश कमरे में सिर्फ मेहरा साहब की आवाज़ गूंज रही थी। सर, अनुषा खन्ना यहाँ नौकरी करने के इरादे से नहीं आई है। मेहरा साहब का सिर झुका हुआ था, जैसे
जो कुछ हो रहा हो उसमें उनका ही कसूर हो। अगर नौकरी करने के इरादे से नहीं आई तो फिर वो यहाँ किस इरादे से आई है? आप मुझे पूरी बात बताइए। आर्यमन काफ़ी शांत दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पहले से इस बात का अंदाजा हो। सर, वो लड़की आपको कत्ल करने के इरादे से यहाँ मौजूद है। मेहरा साहब ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी कर दी। मेहरा साहब की बात पर वो जितना हैरान होता उतना ही कम था। वो छटांग भर की लड़की जो खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी उसे कत्ल करती। वो हक्का बक्का सा मेहरा साहब का चेहरा देखता रह गया। अनुषा खन्ना बिबेक खन्ना की बहन है। बिबेक खन्ना अंशुमन सर का दोस्त, जिसकी पिछले महीने मौत हो गई थी। वो समझती है कि उनके कत्ल के पीछे अंशुमन सर का हाथ है। वो भी अंशुमन को वैसे ही तकलीफ देना चाहती है जैसे अंशुमन ने उनके भाई को मारकर उन लोगों को दी है। अपनी बात कहकर मेहरा साहब चुप हो गए और सिर झुकाकर खड़े रहे। यानी भाई के बदले भाई? आर्यमन धीरे से बुदबुदाया। यस सर, 2 दिन से उनकी कॉल ट्रेस की जा रही है। मैडम किसी नीलम नाम की औरत से अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं, जो फिलहाल तो उसे कुछ भी करने से रोक रही हैं। मेहरा साहब की बात पर वो शीशे के पार उस लड़की को देखने लगा, जो इस वक्त भी कोई स्केच बनाने में बुरी तरह बिजी थी, जैसे बस यही काम करने यहाँ पर आई हो। मेहरा साहब कुछ देर तक आर्यमन के अगले हुक्म का इंतजार करते रहे, लेकिन वो लगातार कांच के उस पार बैठी लड़की को देख रहा था। कुछ पल के बाद मेहरा साहब खुद ही बोले, सर, अगला हुक्म क्या है? आप कहें तो जान से ख़त्म करवा दूँ इस लड़की को। मेहरा साहब आर्यमन के बहुत करीब थे। आर्यमन के पापा से मेहरा साहब की बचपन की दोस्ती थी। कहा जाए तो आर्यमन के पापा की मौत के बाद उन्होंने ही आर्यमन को बिजनेस करना सिखाया था। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं इस मामले को खुद डील करूंगा। ये दुश्मनी तो अब कुछ पर्सनल सी हो गई है। आर्यमन ने अनुषा को देखते हुए कहा, जो इस वक्त अपनी लटों को कानों के पीछे कर रही थी, लेकिन वो बार बार फिसलकर फिर से बाहर आ रही थी। आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं आर्यमन, मेहरा साहब ने नरमी से कहा। उस वक्त ऑफिस में कोई नहीं था, सिर्फ वो दोनों थे, इसीलिए वो कभी सर तो कभी अपनेपन से उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। आप फिक्र न करें अंकल, मैं डील कर लूँगा। बस ये बात आपके और मेरे बीच रहेगी, किसी को भी इसकी भनक नहीं पड़नी चाहिए, और अनुषा पर भी कुछ जाहिर नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। आर्यमन की बात पर मेहरा साहब बस सिर हिलाकर रह गए। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि अंशुमन आर्यमन का छोटा भाई था और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसकी विवेक खन्ना से बहुत अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती की गहराई आर्यमन भी जानता था। कभी वो लोग अपने ग्रुप के साथ नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते तो कभी कहीं और घूमते फिरते। हकीकत में वो लोग अपनी ज़िंदगी को खुलकर एंजॉय कर रहे थे। पिछले महीने अंशुमन छुट्टियों पर घर आया तो विवेक भी उसके साथ आ गया। इरादा शिकार पर जाने का था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आर्यमन और अंशुमन की खानदानी दुश्मनी की आड़ में विवेक खन्ना फंस जाएगा। जब वो लोग शिकार पर गए तो आर्यमन के किसी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया और विवेक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विवेक का बेजान जिस्म जब घर लाया गया तो वहाँ एक कोहराम सा मच गया। इसके बाद आर्यमन ने खुद खन्ना साहब से बात की थी और इतने पक्के सबूत दिए थे कि अंशुमन पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी। अनुषा इन दोनों घटनाओं से अनजान कनाडा में अपनी मौसी के साथ रह रही थी। वो वहाँ से फाइन आर्ट्स की डिग्री पूरी कर रही थी। जब वो हिंदुस्तान लौटी तो उसका भाई मर चुका था और उसके पिता पैरालाइज हो गए थे। माँ का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो अंशुमन खुराना को वैसे ही गम देगी जैसा उसने उसके घर वालों को दिया था। उसे भी वैसे ही तड़पाएगी जैसे उसके घर वाले तड़प रहे थे। अनुषा की मौसी जो उसके साथ ही हिंदुस्तान वापस आई थी, उन्होंने अनुषा को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो और खन्ना साहब उनके साथ वापस कनाडा चलें, लेकिन वो नहीं मानी। अब अनुषा अपने पिता खन्ना साहब के साथ हिंदुस्तान में ही रहती थी और अपना सपना छोड़कर दुश्मनी का बदला लेने में लगी हुई थी। विवेक के एक दोस्त ने आर्यमन की बताई हुई पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ कर उसे ये सब कुछ बताया था और विवेक के कत्ल को अंशुमन से जोड़कर पेश किया था, क्योंकि प्रताप अंशुमन और विवेक की दोस्ती से जलता था। अक्सर मुलाकातों में विवेक की बेवजह तरफदारी करने पर अंशुमन से झगड़ा भी कर चुका था। प्रताप के अंदर की जलन उस वक्त और भड़क गई जब अंशुमन ने एक महंगी ऑडी विवेक को उसकी सालगिरह पर तोहफे में दे दी। जब प्रताप ने इस बात पर विवेक को जताया तो अंशुमन ने गुस्से में आकर प्रताप को थप्पड़ जड़ दिया और फिर वहीं से दुश्मनी की शुरुआत हुई। अंशुमन से बदला लेने का भरपूर मौका विवेक की मौत ने दे दिया और अनुषा ने आंखें बंद करके प्रताप की बातों पर यकीन भी कर लिया।
क्योंकि अक्सर वो तस्वीरों में उसे विवेक के साथ देखती थी। मौसी, जिनका नाम नीलम था, रोज उसे समझाती थीं कि वो दुश्मनी मोल न ले, लेकिन वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थी। आर्यमन कांच की दीवार के उस पार से उसके चेहरे को देख रहा था, जो बेहद मासूम और मनमोहक था। ऐसा चेहरा जो किसी को भी अपनी तरफ खींचकर कैद कर सकता था, और आर्यमन खुद को उसी कैद में कैद होता महसूस कर रहा था। उस लड़की के लंबे रेशमी बालों को छूने की ख्वाहिश उसके दिल में कई बार उठ चुकी थी। अनुषा को यहाँ पर जॉब करते हुए अब 1 महीना हो गया था। उसका काम सिर्फ आर्यमन को कॉफ़ी देना था, जो वो कभी नहीं पीता था। उसे शक था कि कहीं वो उसमें कुछ मिला न दे। बेवकूफ़ तो इतनी थी कि हकीकत जान ही नहीं पाई थी। विवेक की मौत का दुख आर्यमन को भी था, और वो उस पर कार्रवाई भी कर रहा था, क्योंकि अंशुमन की हालत भी बहुत ख़राब थी। वो अपने दोस्त की जुदाई में बिस्तर से लग गया था। एक तरफ उसे अपने भाई का भी गम था, और दूसरी तरफ विवेक की मौत का भी। उसे काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा हुआ था। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और फ़ोन की तरफ बढ़ा। नज़रें शीशे की वॉल की तरफ थीं, जहां वो हमेशा की तरह सिर झुकाए कुछ स्केच कर रही थी। जी, अनुषा ने धीमे शब्दों में पूछा। कॉफ़ी, उसने छोटा सा शब्द कहा तो वो हमेशा की तरह सिर हिला गई। आज आर्यमन खुराना के चेहरे पर अचानक ही एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि उसकी पोनीटेल में कैद बाल उसके सिर की हरकत पर हल्के से हिल रहे थे। 5 मिनट के बाद वो उसके सामने ऑफिस में थी। वो कॉफ़ी रखकर वापस जाने लगी, तभी आर्यमन ने उसे रोक लिया। ऐसा कब तक चलेगा मिस अनुषा? क्या आपने अपना काम सीख लिया? आर्यमन के सवाल पर अनुषा का मुंह उतर गया। कब देता था कोई उसे इस ऑफिस का काम? सारे दिन में वो बस 2-3 कॉफ़ी के मग देती थी आर्यमन को, जो उसके जाते ही फेंक देता था। वो खुद नहीं जानता था कि आखिर वो चाहता क्या था। जब उसे कॉफ़ी पीनी ही नहीं होती थी तो वो उसे कॉफ़ी के बहाने अपने ऑफिस में बुलाता क्यों था? सर, कोई सिखाता ही नहीं। अनुषा ने जैसे अपने जुर्म का इकरार किया हो। ये काम करने की जगह है, ना कि काम सीखने की, आर्यमन ने कहा, और अनुषा को ये सरासर तंज लगा। फिर क्या मुझे नौकरी से निकाल देंगे? अनुषा को तो बस अपनी नौकरी की फिक्र थी। आप बताइए, क्या मुझे आपको नहीं निकाल देना चाहिए? आर्यमन ने अचानक ही बिना सोचे समझे कॉफ़ी का एक सिप ले लिया। लेकिन मैं तो गरीब हूँ। आर्यमन ने मुश्किल से उसकी बात पर अपना कहकहा दबाया और ऊपर से नीचे तक उस खूबसूरत ड्रेस में गरीब को देखा, जो पिंक टॉप और जीन्स में पोनीटेल बनाए खूबसूरती का शाहकार लग रही थी। कानों में डायमंड टॉप्स, यानी बाकी कामों की तरह उसे गरीब बनना भी नहीं आता था। ठीक है, फिर अब आपको मैं खुद काम सिखाऊंगा। आर्यमन की बात पर अनुषा ने एक नज़र उसे देखा। वो चाह कर भी आर्यमन को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। उस इंसान की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि वो डर जाती थी, और आर्यमन को पता था कि ये लड़की उस पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकती। ऐसी डरपोक लड़की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर जाती? ठीक है सर, मैं कुछ देर में साइड विजिट पर जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलेंगी। आर्यमन की बात पर अनुषा ने उसे देखा और सिर हिला दिया। फिर वो उसकी इजाज़त से बाहर निकल गया। ठीक 20 मिनट के बाद वो आर्यमन खुराना के साथ ऑफिस के कॉरिडोर से होती हुई लिफ्ट में उतर रही थी। लंच टाइम था और आर्यमन ने देखा था कि कुछ वर्कर्स उस चलते फिरते हुस्न के शोले को नज़र भरकर देख रहे थे, जिस पर आर्यमन की आंखों में गुस्से की हल्की सी लहर उतर आई। वो उसके साथ पार्किंग तक आई, जहां गार्ड भी गाड़ी तैयार लिए खड़े थे, और एक नज़र उन्होंने भी उस लड़की को देखा था। आज पहली बार आर्यमन उनके साथ चला था। आज पहली बार आर्यमन उसके साथ चला था। उसने देखा कि कई लोगों की नज़रें उस पर उठी थीं, लेकिन आर्यमन के डर से वो तुरंत झुक गई। मगर जब वो अकेली आती होगी तो इस सोच ने अचानक उसके गुस्से का गिराफ बढ़ा दिया। मिस अनुषा, बेहतर होगा कि आइंदा आप इस ड्रेस में ऑफिस ना आए, आर्यमन ने ठंडे शब्दों में कहा। अनुषा ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। लेकिन क्यों? इस ड्रेस में क्या कमी है? उसने गाड़ी में बैठते हुए पूछा। गरीब ऐसे कपड़े नहीं पहनते। वो बेवकूफ़ समझ गई कि अभी कुछ देर पहले ही उसने खुद को बड़े धड़ल्ले से गरीब कहा था। उसके गालों पर अचानक ही लाली फैल गई, जिसे आर्यमन ने साफ देख लिया। जी? अनुषा इससे ज़्यादा कुछ न कह सकी। वो उसे लेकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया, लेकिन अनुषा की हाई हील्स टूटे हुए फर्श और मलबे पर चलने से इनकार कर रही थी। वो धीरे धीरे कदम रख रही थी, फिर भी न जाने कैसे उसका पाँव मुड़ गया और एक बड़ी सी चीख उसके मुंह से निकल गई, जिसने आर्यमन को अपनी ओर खींच लिया। वो मैनेजर से बात करते करते पलटा और उसे ज़मीन पर बैठा देखकर जल्दी से उसकी ओर आया। आर यू ओके? आर्यमन के सवाल पर अनुषा ने भीगी आंखों से उसकी ओर देखा और सिर ना में हिला दिया।
तो किसने कहा था ऐसे जूते पहनकर ऑफिस आने को? आर्यमन ने गुस्से से उसकी मेहरून हाई हील्स की तरफ देखा, जिनमें उसके सफ़ेद पांव खिल रहे थे। उसकी कड़वी बात पर अनुषा की आंखों से आंसू बहकर गालों तक फिसल आए थे। उठो अब, आर्यमन ने सख्त शब्दों में कहा। दर्द दर्द हो रहा है मुझे, अनुषा ने सिसकते हुए कहा। आर्यमन ने मजबूती से आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोलीं, अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो कई वर्कर्स उस हसीन लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ज़्यादा देर तक अनुषा का ऐसे पड़े रहना उसे ठीक न लगा। उसने अपना कोट उतारा और अनुषा की ओर बढ़ाया। पहनो उसे, उसने ठंडे शब्दों में हुक्म दिया। अनुषा ने उसे देखा, फिर ना चाहते हुए भी वो कोट पहन लिया। जब आर्यमन ने उसे झटके से गोद में उठाया तो अनुषा की आंखें डर से फैल गईं। बंद करो इन आंखों को, मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, आर्यमन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा तो हैरानी से उसका खुला हुआ मुंह और डर से फैली आंखें दोनों ही बंद हो गए। गाड़ी में उसे बिठाते समय अनुषा के गले की चैन आर्यमन की शर्ट के बटन में अटक गई। अनुषा ने घबराकर अपना सर पीछे खींचा तो सोने की चैन से उसकी गर्दन पर रगड़ डाल दी। इस तरह न सिर्फ उसकी गर्दन पर जख्म आया बल्कि उसके मुंह से एक दर्द भरी सिसकारी भी निकल गई। आर्यमन ने गुस्से से उसकी चैन को देखा, फिर घूरते हुए उसे, खबरदार जो अब तुम हिली। इतना कहकर वो उसके करीब आया और 2 सेकंड के बाद उसने अपने हाथों की मदद से अनुषा की चैन को अपने बटन से आज़ाद कर दिया। ऐसे शौक भी नहीं करने चाहिए जो तकलीफ का कारण बने, आर्यमन ने ठंडे शब्दों में जैसों से चेतावनी दी। अनुषा ने बेबसी से होंठ काट लिए। वो अपने ही मुजरिम से सेवा करवा रही थी। ये जूता खुद उतार लोगी या ये भी मैं ही उतारूं? आर्यमन गाड़ी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठते हुए बोला। नहीं नहीं, आप प्लीज उठ जाइए। अनुषा ने तुरंत अपने पांव पीछे खींच लिए। आर्यमन को भी ठीक नहीं लगा कि वो ऐसे बैठा रहे। गार्ड वैसे ही हैरत से उसे देख रहे थे। ड्राइवर को अस्पताल चलने के लिए कहकर आर्यमन गाड़ी में आ बैठा। उसने एक नज़र बैकव्यू मिरर से अनुषा को देखा, जिसका चेहरा लाल हो रहा था। वो नाजुक सी लड़की उसका सब्र आजमा रही थी। 20 मिनट के बाद गाड़ी एक बड़े से अस्पताल के सामने रुकी। आर्यमन ने इशारे से वार्ड बॉय को व्हीलचेयर लाने को कहा और खुद अनुषा की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। उसके आंसू अब बहकर गालों तक आ रहे थे। वो खामोशी से अनुषा की तरफ हाथ बढ़ा गया, जिसे अनुषा ने बेबसी से थाम लिया। क्या ही दिन था। वो उसी इंसान के सहारे पर थी जिसके कत्ल की योजना अनुषा खन्ना रोज बनाती थी। वो उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर आगे की ओर बढ़ गया। वार्ड बॉय भी उसके साथ साथ व्हीलचेयर को पकड़े आगे बढ़ रहा था। वो दोनों ही डॉक्टर के रूम में उस वक्त खड़े थे। उस डॉक्टर की उम्र 27 साल थी और वो अनुषा पर पूरी तरह फ्लैट होता नजर आ रहा था। अनुषा का रोया हुआ उदास हुस्न और आर्यमन के कोट से झांकता अनुषा का खूबसूरत वजूद। जब आर्यमन टकटकी बांधे उसे देख सकता था तो वो डॉक्टर भी तो एक आम इंसान था। अनुषा का पाँव अभी भी उसकी सैंडल में ही था। आगे बढ़कर नर्स ने उसके नाजुक से पाँव को हील से आज़ादी दे दी तो हल्के से मूवमेंट पर ही अनुषा की चीख निकल गई। अनुषा ने बिना सोचे समझे अपने पास खड़े आर्यमन का बाजू थाम लिया। अरे लिटिल गर्ल, परेशान क्यों हो रही हो? अभी निकाल देते हैं आपके पाँव की मोच, डॉक्टर ने अनुषा के सामने चेयर पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। अनुषा ने बेबसी से डॉक्टर को देखा और आर्यमन ने डॉक्टर पर एक खूंखार नज़र डाली। आप दोनों बहन भाई हैं, डॉक्टर ने अनुषा के पाँव को छूते हुए कहा और एक हाथ से उसकी जीन्स थोड़ा सा ऊपर कर दी। इससे पहले कि अनुषा कुछ कहती, आर्यमन तड़प कर बोला, आप क्या करेंगे जानकर? आर्यमन के ठंडे सवाल पर डॉक्टर हड़बड़ा गया। वो आप दोनों कपल तो नहीं लग रहे, क्योंकि आपसे काफ़ी छोटी लगती हैं। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही आर्यमन ने बेहद सख्त लहजे में कहा, आप अपने काम पर ध्यान दें, वही आपकी भलाई है। उसके बाद वो 15 मिनट तक खामोशी से अनुषा के पाँव की मोच ठीक करता रहा। अनुषा हद से ज़्यादा नाजुक थी। जरा सा पाँव हिलाने पर ही वो चीख मारकर पूरे कमरे को हिला देती थी और आर्यमन के बाजू का तो उसने अपने लंबे नाखूनों से बुरा हाल कर दिया था। आखिरकार डॉक्टर ने उसकी मोच निकाल दी थी। बहुत मुश्किल पेशेंट है भाई आपकी, डॉक्टर अपनी आदत से बाज न आया। आर्यमन ने बस उसे घूर कर देखा और फिर अनुषा से बोला, जो अभी भी उसके हाथ पर अपने नाखून गड़ाए बैठी थी, अब तुम खुद चल सकती हो, वजन डाल सकती हो या फिर व्हील चेयर मंगवाऊं? अनुषा उसकी आवाज़ पर एकदम से चौंकी। उसने अचानक ही नज़र उठाकर आर्यमन को देखा और फिर उसकी नज़र तुरंत अपने हाथों पर पड़ी, जो अब भी उसके हाथों को दबोचे बैठी थी, जिसे देखते ही शर्मिंदगी से वो अगली सांस तक न ले सकी। तुरंत अपना हाथ उसने पीछे की ओर खींच लिया। सॉरी, आई एम सॉरी, अनुषा ने घबरा कर कहा।
डॉक्टर तब तक नर्स को कुछ बताते हुए बाहर निकल चुका था। 1-2 दिन आराम कीजिए और ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। नर्स ने प्रोफेशनल अंदाज में आर्यमन को समझाया और वो भी बाहर चली गई। अनुषा शर्मिंदगी से सिर तक नहीं उठा पा रही थी। घर जाना है अनुषा, या आज यहीं पर रहने का इरादा है? आर्यमन ने तंज कसा तो वो बुरी तरह चौंकी। शर्मिंदगी इतनी थी कि वो नज़र भी नहीं उठा सकी और एकदम जल्दी से खड़ी हो गई। अरे अरे, सावधानी से। उसकी जल्दबाजी पर आर्यमन ने उसे टोक दिया, लेकिन वो अपनी ही जल्दबाजी पर दर्द से करहा उठी क्योंकि चोट अभी ताज़ा थी। सॉरी, अनुषा धीरे से बुदबुदाई। दर्द मुझे नहीं, आपको हो रहा है। आर्यमन उसकी बौखलाहट पर मुस्कुराए बिना न रह सका। अनुषा धीरे से आगे बढ़ी और जूता उठाने लगी। तभी आर्यमन की आवाज़ गूंजी, रहने दो ऐसे बेकार जूते को जो दर्द के सिवा कुछ न दे। अनुषा ने एक नज़र उसे देखा। मुझे पसंद है ये, उसने सिर झुकाकर कहा, फिर जैसे अपने जुर्म का स्वीकार कर रही हो। आर्यमन बस उस नाजुक सी लड़की को देखता रह गया जिसकी गर्दन भी जख्मी थी। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आर्यमन के इस ऑफर पर वो बुरी तरह घबरा गई। उसे घर ले जाने का मतलब था कि वो सब जान जाता। नहीं नहीं, मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी, वार्डन गुस्सा करेगी। अनुषा ने जल्दी से एक और झूठ बोला और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई, एक हाथ में जूता पकड़े हुई जिसे उसने सीने से लगा रखा था। आर्यमन उस जूते की किस्मत पर गर्व किए बिना न रह सका। अगले 2 दिन अनुषा ऑफिस नहीं आई। अगले दिन उसने मैसेज भिजवाकर 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, लेकिन ये 2 दिन आर्यमन पर बहुत भारी गुजरे। उधर अनुषा भी अजीब सी हालत में थी। कैसे लेगी वो अपना बदला? 2 दिन बाद जब अनुषा ऑफिस आई तो उसका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। ब्लैक रंग का कुर्ता, ब्लू जीन्स और उसके ऊपर एक बड़ा सा दुपट्टा जो उसके कंधों पर अच्छे से फैला हुआ था। वो अपनी टेबल पर बैठी थी, लेकिन आधा स्टाफ गवाह था कि उस बेवकूफ़ लड़की से वो दुपट्टा संभाल ही नहीं रहा था। कभी वो कुर्सी में फंस जाता, कभी ज़मीन पर घिसटता, कभी कंधों से गिर जाता और उसे होश तक न रहता। आर्यमन खुराना ने करीब 10वीं बार अनुषा को तिलमिलाकर दुपट्टा कंधे पर ठीक करते देखा था। कनाडा में पढ़ने वाली मॉडर्न लड़की एक दुपट्टा तक कैरी नहीं कर पा रही थी, फिर भी वो खुश था। उसकी एक ही बात पर अनुषा खन्ना ने अपना हुलिया बदल लिया था और वजह वही थी, अनुषा ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने ऑफिस का फ़ोन उठाया और अनुषा को कॉल लगा दिया, जिसे उसने तुरंत उठा लिया। कॉफ़ी, बस एक छोटा सा शब्द कहा गया और कॉल काट दिया। अनुषा ने भी वैसे ही सिर हिलाया था और किचन की तरफ बढ़ गई जहाँ स्टाफ बॉय खड़ा था। आर्यमन ने किचन का कैमरा लैपटॉप पर ऑन किया और अनुषा को देखने लगा। वो स्टाफ बॉय से हंस हंस कर बातें कर रही थी, जिससे कि उसके माथे पर बल पड़ने लगे, जबकि वो लड़का मुश्किल से 18 साल का था। अनुषा वर्नर के पास खड़ी थी कि तभी उसके कंधों से फिसलता हुआ दुपट्टा नीचे गिर गया। अगले ही पल उसमें आग लग गई। आर्यमन खुराना अपने ऑफिस से पागलों की तरह किचन की ओर भागा। अनुषा, अनुषा। वो ऑफिस से निकलकर उसे पुकारता हुआ सीधा किचन की ओर अंधाधुंध दौड़ रहा था। वार्ड बॉय भी अचानक इस आफत पर घबरा गया। आर्यमन ने झटके से अनुषा के कंधे से दुपट्टा खींचकर अलग कर दिया। वो किसी पत्ते की तरह कांप रही थी। वार्ड बॉय ने जल्दी से आग बुझा दी। उस समय वहाँ उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। वो फ्लोर वैसे भी कम इस्तेमाल होता था। अंधे हो तुम दोनों, आर्यमन गुर्राया। अनुषा सेल्फ के साथ खड़ी सिसक रही थी। सर, वो अनुषा दीदी, शट अप। वार्ड बॉय कुछ कहता इससे पहले ही आर्यमन ने उसे झाड़कर चुप करा दिया। उसने कड़ी नज़र अनुषा पर डाली जो सिर झुकाए रो रही थी। अब यहाँ से निकलोगी या किसी और चीज़ को तबाह करने की प्लानिंग है तुम्हारी? आर्यमन के सवाल पर अनुषा ने रोते हुए उसे देखा और आर्यमन का दिल जैसे थम सा गया। ये लड़की सचमुच एक आफत थी। राहुल, तुम ये सब साफ करवाओ और आप अपने ऑफिस में जाइए। आर्यमन के कहने पर दोनों अपने अपने काम में लग गए। वो एक ठंडी सांस लेकर उस काले दुपट्टे को देखने लगा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो आज। शायद उसी की नज़र लग गई। वो वापस अपने ऑफिस में आया तो रास्ते में अनुषा की टेबल पर नज़र पड़ी, जहां वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोने में लगी हुई थी। आर्यमन बिना कुछ कहे अपने ऑफिस में चला गया और अनुषा को कॉल लगा दिया। कॉल उठाते ही बोला, मेरे ऑफिस में आओ अभी और इसी वक्त। और अगले ही पल कॉल बंद कर दी। अनुषा अपना चेहरा साफ करती हुई उसके ऑफिस में आकर खड़ी हो गई। ये सब क्या है मिस अनुषा? आर्यमन ने उसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूछा। प्लीज़ कुछ मत कहिए सर, मुझे डर लग रहा है। आज अनुषा की सिसकियों ने जैसे उसे बांध लिया हो। बैठ जाइए, आर्यमन ने नरमी से कहा, लेकिन वो नामे सिर हिलाने लगी। क्या मैं घर जा सकती हूँ? वो इतनी डरी हुई थी कि अपना कल का ही झूठ भूल गई, जबकि कल उसने कहा था
कि वो हॉस्टल में रहती है। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो आपको आपके घर छोड़ देगा। आर्यमन ने इंटरकॉम पर ड्राइवर को बुलवाकर कहा तो अनुषा कुर्सी से उठी। आर्यमन ने अपनी काली मर्दाना शॉल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये शॉल ओढ़ लें। और अनुषा ने एकदम खामोशी से चुपचाप वो काली शॉल थाम ली। उस वक्त वो अपने होश में कहाँ थी जो उसकी मेहरबानियों पर ध्यान देती। आज कई दिनों के बाद वो फिर से उसके साथ किसी साइड पर आई थी। आज वो शूज पहने हुए थी और आराम से धीरे धीरे चल रही थी। आज अनुषा कोई भी समस्या नहीं चाहती थी। आर्यमन ने एक नज़र उस पर डाली जिसकी पकड़ अपने बैग पर बहुत मजबूत थी, जैसे उसने कोई बहुत ज़रूरी चीज़ छुपा रखी हो। अनुषा की इस हरकत को देखकर आर्यमन के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो अनुषा की नीयत को अच्छी तरह समझ रहा था कि आज वो क्या करने वाली है। कल रात वो उसकी और नीलम की बातचीत सुन चुका था। आज अनुषा अपना अपना वार उस पर करने वाली थी। डर से अनुषा की हालत ख़राब हो रही थी और आर्यमन हर तरह से बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये जगह ज़्यादा भीड़ वाली नहीं थी। मिस अनुषा, आप मेरा उधार कब वापस करेंगी? साइड से लौटकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी आर्यमन की आवाज़ पर अनुषा चौंक गई। आज आर्यमन के गार्ड भी उसके साथ नहीं थे। कौन सा उधार? अनुषा घबराकर बोली, मेरा कोट, मेरी शॉल। आर्यमन ने जैसे उसे सब कुछ याद दिला दिया। अनुषा के चेहरे पर अगले ही पल कड़वाहट भर गई। एक और उधार है सर। अनुषा ने अपने कदम वहीं रोक लिए। उसे 2 कदम आगे खड़े आर्यन को भी उसके रुकने पर रुकना पड़ा। और वो क्या? आर्यमन ने सवाल किया। कत्ल का बदला, कत्ल, अनुषा ने कांपते शब्दों में कहा और अपने बैग से कांपते हाथों से पिस्तौल निकाली। तो चिड़िया आज पिंजरे से बाहर आ ही गई, आर्यमन ने हंसते हुए कहा। अनुषा ने अविश्वास से उसे देखा, जैसे उसकी आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी। मैंने तो पहले ही दिन सच का पता लगा लिया था अनुषा, और पहले ही दिन मैं तुम्हारे हाथों मर भी गया था। लेकिन पहले सच का पता तुम लगा लो, फिर मुझे मारना। तुम्हारे हाथों से तो मैं अब जहर पीने के लिए भी तैयार हूँ। आर्यमन की बात पर अनुषा ने उसे खूंखार नज़रों से देखा। कैसा सच? मेरा भाई विवेक, मेरे भाई को आपके भाई ने मार डाला और आपने उसे बचा लिया, यही सच है। आर्यमन मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता रहा। मुझे विवेक की मौत का बहुत अफसोस है, और तुम यकीन करो विवेक के कातिल इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं। आर्यमन ने शांत स्वर में कहा। झूठ, आपके भाई ने मारा है, अनुषा गुस्से से बोली। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आर्यमन ने जैसे उसे चुनौती दी। मुझे सब पता है, आप मुझे बातों में मत उलझाइए, अनुषा ने गुस्से से कहा। लेकिन आर्यमन हंस दिया। तो चलाओ गोली अनुषा खन्ना, बदला लो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। लेकिन मुझे मार कर जब वापस जाओ तो एक बार थाने से तसल्ली जरूर कर लेना कि जिसे मार कर आई हो, क्या वो सच में तुम्हारे भाई का कातिल था भी या नहीं। आर्यमन ने उसे देखते हुए नरमी से कहा। मैं अपना कत्ल तुम्हें माफ़ करता हूँ, आर्यमन ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। और अनुषा चाह कर भी गोली न चला सकी। मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ़ पहुँचा ही नहीं सकती, इतना पत्थर दिल नहीं है मेरा, अनुषा ने बेबस होकर कहा और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख ली। आंसू उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों से बहकर गालों पर आ रहे थे। उसका पूरा वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। जिस हाथ में पिस्तौल थी और जो उसकी कनपट्टी पर रखी हुई थी, वो हाथ भी बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, जैसे वो जो कह चुकी हो उसे करने का पूरा इरादा रखती हो। ये देखकर आर्यमन के शरीर से तो जैसे जान निकल गई। ये क्या पागलपन है? तुम्हारी नज़र में मैं गुनहगार हूँ तो गोली मुझ पर चलाओ। अनुषा, गन नीचे करो, तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी, आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए परेशान आवाज़ में कहा। आगे मत आइए, मैं आज अपना किस्सा ख़त्म करके इस तकलीफ़ से आज़ाद होना चाहती हूँ। इस तकलीफ़ में मैं रोज़ तड़पती हूँ, अनुषा ने मजबूत शब्दों में कहा, जैसे वो आज अपना आखिरी फैसला कर चुकी हो। अनुषा, नो, आर्यमन ने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी। जाइए सर, आप यहाँ से जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए, अनुषा बोली। उसकी बात पर आर्यमन आगे बढ़ता गया। आप आगे नहीं आएंगे, मैं सच में गोली चला दूंगी, मुझे नहीं जीना। मैं अपने भाई के कातिल को सज़ा नहीं दे सकती, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। नहीं अनुषा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो, लेकिन खुद को नहीं। उसे बातों में उलझाते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अगले ही पल झपट कर उसने बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि अनुषा गोली चलाती, आर्यमन ने पिस्तौल का मुंह ऊपर कर दिया और अनुषा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने पर अनुषा के होठों से एक चीख निकल गई और वो पिस्तौल फेंक कर डर से कांपती हुई आर्यमन के सीने से जा लगी।
उस वक्त पिस्तौल आर्यमन के हाथ में थी, जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया। रिलैक्स, सब ठीक है। आर्यमन ने उसके कांपते वजूद को एक हाथ के घेरे में ले रखा था और दूसरे हाथ से उसके सिर पर रखते हुए धीरे धीरे उसे सहलाने लगा ताकि उसे तसल्ली दे सके। वो बुरी तरह कांपते हुए हिचकियों से रो रही थी। काश काश मैं आपको मार पाती, अनुषा सिसकते हुए बोली। मुझे मार चुकी हो अनुषा। आर्यमन की धीमी फुसफुसाहट पर अनुषा ने सिर उठाकर उसे देखा और फिर शर्म से लाल होते चेहरे के साथ उससे थोड़ा पीछे हट गई। सही सलामत खड़े हैं आप, अनुषा ने नाराजगी से कहा, लेकिन दिल अपनी हालत में ठीक नहीं है। असल मुद्दा तो तुम कंट्रोल कर चुकी हो, आर्यमन ने नरम निगाहों से उसे देखते हुए कहा। ये सुनकर अनुषा ने हड़बड़ाकर नजरें फेर लीं। कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। ये नौकरी मैंने इसी वजह से की थी, लेकिन लानत है मुझ पर, मैं नाकाम रही। अनुषा जैसे सदमे में थी। अच्छा है, तुम्हें नौकरी पर वापस आने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तुम घर के मामले संभालोगी। आर्यमन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो समझी नहीं और उसे हैरत से देखने लगी। क्या मतलब? अनुषा के नासमझ वाले चेहरे ने उसके दिल को उसके लिए और भी नरम कर दिया। तुम बहुत बेवकूफ़ हो अनुषा, या फिर हद से ज़्यादा मासूम। आर्यमन ने उसका हाथ थामते हुए कहा। ऐसा नहीं है, पूरी अकल है मुझ में, और मैं मासूम नहीं हूँ, बहुत ख़तरनाक हूँ। ख़तरनाक तो तुम बहुत हो। बिना सोचे समझे मुझे कत्ल करने के इरादे से चली आई, ये जाने बिना कि अगर मुझे तुम्हारे इरादों का पता चल जाता तो मैं तुम्हारा क्या हाल करता। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि मेरा दिल तुम्हारी मासूमियत पर अटक गया। मगर मासूम होने के साथ साथ थोड़ी सी बेवकूफ़ भी हो। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, पूरी अकल है मुझ में। बाकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेवकूफ़ वाली बात पर वो तड़प कर बोली। हाँ, क्योंकि तुम तो गरीब हो। आर्यमन ने उसका मजाक उड़ाया और वो दिल महसूस कर रह गई। यार, मैं इस गरीब को बेकार की तनख्वाह हर महीने देते देते थक गया हूँ, तो प्लीज़ अब तुम घर पर बैठो और मेरे घर को संभालो। आर्यमन की बात अब अनुषा के पल्ले पड़ी थी। मैं आपका घर क्यों संभालूं? अनुषा ने दाएं बाएं देखते हुए जल्दी से कहा। क्योंकि मेरी तलाश अब पूरी हो गई है और मेरी उम्र भी 30 साल हो चुकी है। आर्यमन ने उसकी ठोड़ी थाम कर उसके सिर को हिलने से रोक दिया। तो मेरा क्या कसूर है अगर आपकी उम्र हो गई है? अनुषा धीरे से बड़बड़ाई। मुझसे शादी करोगी अनुषा? वो सीधा सवाल कर रहा था और वो एकदम पत्थर बन गई। जवाब दो अनुषा खन्ना, आर्यमन खुराना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आर्यमन ने नरम शब्दों में उसे होश दिलाया। मैं कैसे? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ। अनुषा ने लाल पड़ते चेहरे को झुकाकर कहा। ये इंसान अपने कामों से अनुषा खन्ना के दिल की दुनिया को बहुत पहले ही अपने लिए नरम कर चुका था, तभी तो आज वो गोली नहीं चला सकी थी। तो पढ़ती रहो, किसने मना किया है? आर्यमन मुस्कुराया। मैं कनाडा में पढ़ती हूँ। अनुषा ने जैसे उसे याद दिलाया। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्यमन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वही तो, यही तो प्रॉब्लम है ना। अनुषा ने धड़कते दिल के साथ बात ख़त्म की। कोई बात नहीं, मैं खुद साथ चलकर अपनी वाइफ की डिग्री पूरी करवा दूंगा। आर्यमन ने जैसे हल पेश कर दिया। और आप ऐसा क्यों करेंगे? अनुषा ने शक भरे लहजे में उसे देखते हुए पूछा। क्योंकि अनुषा खन्ना अब आर्यमन खुराना का दिल है। ये साफ इजहार था जिसे अनुषा सह न सकी और अपने कदमों पर बुरी तरह डगमगा गई। अगर आर्यमन उसे संभाल न लेता तो वो जरूर जमीन पर गिर जाती। ऐसी बात मत कीजिए, मैं अभी छोटी हूँ, उसने परेशानी से अपनी लट कान के पीछे करते हुए कहा। मुझे यही अनुषा चाहिए, चाहे छोटी हो या मोटी। आर्यमन जैसे गंभीर आदमी का ये मजाक अनुषा जैसी नाजुक लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं मोटी नहीं हूँ, अनुषा ने नाराजगी से कहा। अगर तुम्हारे सारे बहाने ख़त्म हो गए हों तो क्या मैं शादी की बात कर लूँ? आर्यमन ने गंभीर अंदाज में कहा। आप बड़े हैं मुझसे, मुझे डांटेंगे। अनुषा ने इजहार के साथ अपना डर भी बता दिया। ओह, तो ये गम है मैडम को? आर्यमन हंसा। नहीं डांटूंगा, और कुछ? उसके सवाल पर अनुषा और घबरा गई। मुझे दुपट्टा लेना भी नहीं आता। उसने जैसे ये बात भी साफ करना जरूरी समझा। मैं सिखा दूंगा। उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर अनुषा ने एक नज़र उसे देखा। आप कहेंगे कि शादी के बाद साड़ी पहनूं? मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता। वो जैसे आज अपनी सारी बातें साफ कर लेना चाहती थी। नहीं कहूँगा, लेकिन कभी मेरा मन तुम्हें साड़ी में देखने का हुआ तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से साड़ी पहना दिया करूँगा, क्योंकि मुझे साड़ी पहनाना अच्छे से आता है। उसकी बात की गहराई समझते ही अनुषा का गुलाबी चेहरा और भी लाल हो गया। उसके गाल दहकने लगे और निगाहें शर्म से झुक गईं। आप बहुत बेशर्म हैं। अनुषा ने जल्दी से अपना चेहरा आर्यमन की तरफ से मोड़ लिया, जबकि आर्यमन ने उसे
उसे कंधों से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ घुमा लिया, क्योंकि उसका ये शर्म से दहकता चेहरा देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अब अनुषा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने नज़र भरकर अनुषा की मुस्कान को देखा। ये पहली मुस्कान थी जो आर्यमन खुराना ने अनुषा के चेहरे पर देखी थी, जो हर फिक्र से आज़ाद थी। लेकिन मैं डिग्री से पहले शादी नहीं करूँगी, अनुषा ने जैसे उसे याद दिलाया। ये तो जुल्म है यार, ये मत करो। इस उम्र में भी अगर 2-3 साल इंतजार किया तो फिर बूढ़ा हो जाऊंगा, आर्यमन ने बेबसी से कहा। ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और आर्यमन ने नज़र भरकर ये खूबसूरत मंजर अपनी आंखों और अपने अपने दिल में कैद कर लिया। आज आर्यमन खुराना और अनुषा खन्ना की शादी थी। अंशुमन को जब ये बात पता चली तो जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई। उसने अनुषा की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर उठा लीं। उसे जैसे जीने की एक वजह मिल गई। विवेक की बहन को उसने अपनी बहन बना लिया। उसकी मोहब्बत देखकर अनुषा की आंखें भर आईं। खन्ना साहब भी व्हीलचेयर पर बैठे अपने सजे सवरे घर को देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। नीलम मौसी भी हर काम को अपनी निगरानी में पूरा करवा रही थीं। एक हफ्ते बाद अनुषा और खन्ना साहब को वापस जाना था। 2 साल के बाद अनुषा की डिग्री पूरी होनी थी और अनुषा ने इसी शर्त पर आर्यमन से शादी की थी कि 2 साल के बाद ही वो विदा होकर दुल्हन बनकर उसके घर आएगी। वो तो सिर्फ मंगनी करना चाहती थी, लेकिन आर्यमन को इतना सब्र कहाँ था। उसने सीधे शादी कर ली और उसे विदाई के लिए 2 साल का वक्त दे दिया। मगर ये 2 साल आर्यमन के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहे थे। उसकी बेताबियों पर अनुषा हैरान रहती थी। कल रात भी कॉल पर वो अनुषा से यही कह रहा था, यार प्लीज़ यहाँ से कर लो अपनी डिग्री, रोज़ तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी लेकर जाऊँगा, पक्का वाला प्रॉमिस। आर्यमन की इस बेचैनी पर अनुषा हंस पड़ी। क्यों मेरी पढ़ाई के दुश्मन बने हुए हो? अनुषा ने पूछा। अनुषा, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, जल्दी ही 30+ हो जाऊँगा, आर्यमन ने बड़े बेचारगी से कहा। यह सुनकर अनुषा ने हैरान होने की नाकाम एक्टिंग की। ओ माय गॉड, मेरी शादी अंकल से कर रहे हैं मेरे पापा, ये तो मेरे ऊपर जुल्म कर दिया। अनुषा की बात पर आर्यमन ने मोबाइल को घूरा। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, ऐसा ना हो कि कल ही आकर विदाई करवा लूँ। आर्यमन की बात पर अनुषा सटपट आ गई। उस वक्त आर्यमन के खानदानी जेवर और लाल अनारकली लहंगे में वो चलती फिरती कयामत लग रही थी। बालों को ढीला करके साइड में डाला गया था। माथे पर झूमती बिंदी और नाक में मौजूद नथ बार बार कर झूम कर आर्यमन खुराना के दिल की धड़कनों को बुरी तरह से बढ़ा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही वो उसके नाम हो चुकी थी। उसका दिल अलग ही लय में धड़क रहा था। वो धीमे धीमे कदम उठाती अंशुमन और मासी के साथ स्टेज पर पहुंची थी। आर्यमन ने उठकर उसका स्वागत किया। उस वक्त वो दोनों साथ बैठे थे। जी, आर्यमन की सरगोशी पर उसके हाथ पांव फूल गए। विदाई की इजाज़त दे दो अनुषा, मेरे सब्र का पैमाना अब बढ़ने वाला है। आर्यमन की सरगोशी पर अनुषा ने उसे नाराजगी से देखा। तंग मत करो आर्यमन, मुझे पिक बनवाने दो, उसने नया पोज बनाते हुए कहा। कुछ तो ख्याल कर लो लड़की, मेरे ख़ानदान को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, आर्यमन ने गांव के सरदारों की बीवियों को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। तो क्या मैं पिक न बनवाऊं आर्यमन? ये तो जुल्म है मेरे ऊपर। अनुषा ने आंखें पटपटाते हुए उसे देखा। आर्यमन बेबस होकर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुद को डूबता हुआ महसूस करने लगा। बनवाओ यार, तुम्हारा ही तो दिन है। अनुषा उसके देखने पर हंस पड़ी। शर्म करो, बहुत बेशर्म दुल्हन हो। आर्यमन ने उसे घूरा। आर्यमन खन्ना जैसे सख्त आदमी की दुल्हन ऐसी होती है, अनुषा ने भी शरारत से कहा और आर्यमन हंस पड़ा, क्योंकि आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। तो दोस्तों, आज